डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम प्रेसिडेंट होते तो ये जो युद्ध है ये युद्ध ना होता, या उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस युद्ध को हम एक फोन कॉल से जो है बंद करवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए कि वो जो बोलते हैं उनका एजेंडा भी है इलेक्शन में कि हम जो है सो मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर के बीच में वॉल बनाएं। क्योंकि हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल पर, इसलिए इजराइल का भी अधिकार बनता है कि वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले। तो हम देख रहे हैं कि जब जब डेमोक्रेट आता है तब तब जो है रसिया खूब ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो उसका कारण समझना होगा कि ये जो चाइना का जो एक एक्सपेंसिविस्ट पॉलिसी है, अगर उसको किसी भी तरीके से चेक एंड बैलेंस करना है तो आपको रसिया को चाइना के बोझ में जाने से बचाना पड़ेगा। 90% रिसोर्सेज में 10% लोगों का कब्जा है, और ये जो 90% जो आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो मात्र 10% रिसोर्सेज में जिंदा रहता है। तो यही असमानता को दूर करने की जरूरत है, चाहे वो यूएस हो या इंडिया। सर, ये मशीन और ह्यूमन, इसके बीच में सर एक बैलेंस किस प्रकार से बन सकता है? तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये भी एक बेरोजगारी का मुद्दा है और लोगों को मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और जैसा कि तुम बता रहे थे कि पहले ये डेवलपिंग कंट्रीज का मुद्दा होता था, अब ये डेवलप कंट्रीज का भी मुद्दा हो। कि अगर हम यूएस पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो यूएस पॉलिटिक्स के हिसाब से सर आपके अनुसार कौन बेस्ट होगा, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट? जब भी यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ जाता है। साथियों नमस्कार, आज पुनः आपका न्यू डेली डायलॉग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे रेगुलर वॉचर हैं, कि हम लोग हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर विस्तार से डिस्कशन करते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन है उस डिस्कशन का विषय है अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो और दुनिया में यह न्यूज़ न बने, यह हो ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी ना कोई ग्लोबल पावर है। तो हम आज इस मुद्दे पर जो चर्चा करने वाले हैं, उस चर्चा में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर संजय सर। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर के बारे में अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। इस मुद्दे पर वर्ल्ड फोकस मैगजीन में, विभिन्न न्यूज़पेपर्स में और तमाम न्यूज़ चैनल पर अलग अलग समय में अपने विस्तार से चर्चा के लिए मौजूद होते रहे हैं। आज हम सर से जानेंगे कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसका अमेरिका में, अमेरिका के बाहर दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर, जैसा कि देख ही रहे हैं जिस प्रकार से दुनिया में एक न्यूज़ बनी हुई है, एक खबर बनी हुई है, डेली हेडलाइंस रहता है न्यूज़पेपर्स में कि आज अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उन्होंने ये कहा, कल उन्होंने ये कहा। तो इस पर आप क्या मतलब विचार रखते हैं कि जो अमेरिका में होने वाला नया राष्ट्रपति होगा उसका दुनिया पर क्या व्यापक प्रभाव होने वाला है? देखिए, ये बात तो हम लोग देख रहे हैं लगातार कि जब भी यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है पूरे विश्व का ध्यान उसके तरफ जाता है, और वो पूरी तरीके से, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, सब में वो सुर्खियों में बना रहता है। उसका कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज भी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स रखता है अपने पास, और वर्ल्ड का सबसे बड़ी इकॉनमी भी है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा, क्या वो डेमोक्रेट से होगा या फिर वो रिपब्लिकन से होगा, इस पर भी लोगों का इंटरेस्ट इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो टर्मोइल है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो इजराइल गाज़ा का वॉर हो, चाहे नॉर्थ कोरिया का बढ़ता प्रभाव हो, तो उस हिसाब से आप देखें तो चाहे वो जापान की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो साउथ कोरिया का सिक्योरिटी कैसे होगा, उसके सिक्योरिटी में कौन सा प्रेसिडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, डेमोक्रेट का या फिर रिपब्लिकन का। फिर दूसरा बात होता है कि नाटो का भविष्य क्या होगा, ये भी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि अभी जो प्रेसिडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो बात करते हैं कि नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होने चाहिए, जो कंट्री ने ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये सब कई सारे मुद्दे हैं जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, और ये बहुत ही देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इस बार यूएस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जैसा कि सर अभी आपने डिस्कस किया कि जो रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसमें अगर हम उसी मुद्दे पर अगर बात करें
तो अभी हाल ही में जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम प्रेसिडेंट होते तो ये जो युद्ध है ये युद्ध ना होता, या उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस युद्ध को हम एक फ़ोन कॉल से जो है बंद करवा देंगे। तो सर, चूँकि ये युद्ध लगातार 2 साल से अनवरत जारी है, अभी भी इसका कोई भविष्य नहीं है कि आखिर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है इसका जो प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है इसका अंत कब होगा। और जिस प्रकार से और भी उसका प्रभाव है, चाहे महंगाई हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, तो अगर इस मुद्दे पर हम आपकी राय चाहें कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसको एक फ़ोन कॉल से युद्ध को बंद करवा देंगे, क्या सर आपको ऐसा लगता है कि संभव है? देखिए, ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है कि इफ़ आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस तो हम युद्ध को एक फ़ोन कॉल पे बंद कर सकते हैं, इसमें सच्चाई भी है। क्योंकि ट्रंप का रसिया के साथ संबंध, स्पेशली पुतिन के साथ ट्रंप का हमेशा से संबंध अच्छा हुआ है, अच्छा रहा है। और आप देखेंगे कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ये बात है 2016 से 20 के बीच में, तो आप देखेंगे कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो पुतिन ने कुछ भी नहीं किया, ना यूक्रेन में अटैक किया, ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्रीमिया में भी जब अटैक हुआ और क्रीमिया को जब पुतिन ने वापस लिया, उस समय भी कौन था प्रेसिडेंट? बराक ओबामा, मीन्स प्रेसिडेंट वाज फ्रॉम डेमोक्रेट। तो बेसिकली जब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने तो आप देखेंगे कि 2020 में जो बाइडेन का सिलेक्शन हुआ एज ए प्रेसिडेंट, और 2020 के बाद अभी तक का जो टर्म है उसी के बीच में रसिया ने पूरे यूक्रेन पे ही अटैक कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जब जब डेमोक्रेट आता है तब तब जो है रसिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो उसका कारण समझना होगा कि ये जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो आज भी बहुत बड़े आइडियलिज्म में जी रहे हैं। ट्रंप इस मामले में बहुत रियलिस्टिक है, उसको पता है कि नाटो का एक्सपेंशन जो है वो कहीं ना कहीं रसिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ये समझदारी ट्रंप के पास है, जिसके वजह से उसका संबंध पुतिन से बहुत अच्छा है, और उसको लगता है कि पुतिन और ट्रंप आपस में मिलके ये इशू यूक्रेन का रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से डेमोक्रेट अगर आ जाती है तो फिर ये वॉर का कोई बहुत अच्छा अंत होगा, ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर, अगर इसी प्रश्न को हम और आगे बढ़ाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन के पास अगर देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव काफ़ी है, उनके पास 5 दशक से ज़्यादा के राजनीतिक अनुभव हैं। और अगर हम ट्रंप से तुलना करें उनकी, तो ट्रंप का 2014-15 से पहले राजनीति से कोई संबंध ही नहीं रहा है। वो कोर एक ट्रेड का काम करते रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। लेकिन फिर भी सर आपने कहा कि ट्रंप जो है वो कहीं ज़्यादा रियलिस्टिक हैं अगर हम कंपैरिजन करें जो बाइडेन से। हम लोगों ने ये भी देखा है सर कि ट्रंप ने कुछ चीज़ें हैं जो कोर उसको उन्होंने टच किया था। जैसे 2020 में जब वो आते हैं तो उनको ये एहसास हो जाता है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो चैलेंज है वो रूस ना होकर चाइना हो चुका है। जो एक मतलब पॉलिसी होनी चाहिए वो पॉलिसी शिफ्टिंग हमको नज़र आती है, क्योंकि एक समय था जब यूएसएसआर वो मिलिट्री के रूप में, इकोनॉमी के रूप में एक सुपर पावर था। लेकिन जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद से हम देखते हैं तो रूस का प्रभाव कम होता चला जाता है, और एक नया जो पावर के जो इमरजेंस होता है वो है चाइना। तो उनका पूरा फोकस चाइना पर हो गया था, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो मिलिट्री को लेकर हो, चाहे वो ताइवान इशू पर उनका जो है। तो इस प्रश्न को अगर हम आगे बढ़ाएं सर, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर ट्रंप आते हैं, सर मान लेते हैं एक समय के लिए कि ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो सर वो चाइना और रसिया का जो एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है विश्व में, और ये जो गठजोड़ है कहीं ना कहीं पूरे विश्व व्यवस्था को, विश्व शांति को जो एक थ्रेट पहुँचा रहा है, इसको कैसे वो, इससे कैसे पार पाएंगे वो? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें कि ट्रंप को इसीलिए हम रियलिस्टिक मानते हैं कि उसको पता है कि अभी हमारे लिए और हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के लिए अगर कोई थ्रेट है तो वो चाइना है। और अगर डेमोक्रेट इसी तरीके से बिहेव करते रहेंगे रसिया से, तो जैसा कि तुमने कहा कि रसिया और चाइना का एक बहुत बड़ा गठजोड़ बन जाएगा, जिसको फिर रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ये जो चाइना का जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है
अगर उसको किसी भी तरीके से चेक एंड बैलेंस करना है तो आपको रसिया को चाइना के गोद में जाने से बचाना पड़ेगा, और उसमें ट्रंप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी को अगर लीड करने का मौका मिले इस इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुतिन को कन्विंस करके यूक्रेन वॉर को रोकने के बाद कहीं ना कहीं ये चाइना और रसिया का जो गठजोड़ है उसको तोड़ा जा सकता है। अगर आपको चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रोकना है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन पैसिफिक ओशियन हो, ये अगर सर हम इस मुद्दे पर, जैसे आपने शुरुआत के समय में ही कहा था कि जो इस समय इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, तो इस पर भी हम देखते हैं तो दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक अपना गुट है जो पैलेस्टाइन को लेकर जो है अपना पक्ष रखता है कि वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लगातार जो है नरसंहार हो रहा है, गाज़ा पट्टी में स्पेशली अगर हम बात करें तो। और एक पक्ष है जो कह रहा है नहीं नहीं, चूँकि हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल पर, इसलिए इजराइल का भी अधिकार बनता है कि वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले। ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं यूएस जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है उसमें बहुत एक बर्निंग इशू है। अभी हमने देखा कि इन सब मुद्दे के बीच में ही इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, वो जाते हैं यूएस, और यूएस की जो कांग्रेस है उसको भी वो संबोधित करते हैं, उसका वहाँ पर विरोध होता है। ये पहली बार सर ऐसा देखा गया कि जब वहाँ के जो यहूदी हैं वो एक यहूदी देश के प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहे थे। तो चूंकि सर ये भी कह ले कि एक पॉलिसी शिफ्टिंग हो रही है कि जो यहूदी पूरे यूएस को कहीं ना कहीं वो डील कर रहे थे, उसको पहले कंट्रोल कर रहे थे, आज उन्हीं में से कुछ सेक्शन जो है वो पैलेस्टाइन के नाम पर जो है, या कह लीजिए वहाँ के मानवाधिकार के नाम पर, वो सर आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का अपोज करते हैं। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो आपको ये समझना हो कि जो ज्यूइश लॉबी है यूएस में वो आज भी बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं जो ज्यूइश लॉबी है वो पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में ही है। एक दो एक्सेप्शन, जैसा कि तुमने कहा, वो एक दो एक्सेप्शन हो सकता है। दूसरा, जो लगातार जो इजराइल का जो वायलेंस है अगेंस्ट फ़िलिस्तीन वो रुक नहीं रहा है, उसका एक दूसरा कारण है कि इजराइल भी सोचता है कि हम भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यहाँ फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से इनेमी कंट्रियों से घिरा हुआ है। तो अब इजराइल बार बार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके बोलने पे भी सीज़ फायर नहीं कर रहा है, वो वॉर को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब अफ़गानिस्तान के जरिए, अल-कायदा के जरिए जब टेररिस्ट अटैक हुआ था WTC यूएस में, तो उस समय एक टेररिस्ट अटैक के बदले में यूएस ने पूरा अफ़गानिस्तान डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यूएस का सबसे एडवेंचरस ओवरसीज़ जिसको बोलते हैं मिलिट्री स्टेशन उन्होंने अफ़गानिस्तान को बनाया ऑलमोस्ट 20 साल के लिए, और पूरा कंट्री बर्बाद किया था। कहीं ना कहीं इजराइल भी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है। उसको ये लगता है कि जब यूएस अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया एक WTC के अटैक के बाद, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसने फिर वही पूरी तरीके से उसका ये मानना है कि फ़िलिस्तीन से पूरी तरीके से गाज़ा को नष्ट किया जाए तभी हम वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस का जो एक गलत फॉरेन पॉलिसी है उसको आज इजराइल फॉलो कर रहा है। सर अगर इस मुद्दे को और हम बढ़ाते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि दुनिया में गुड और बैड टेररिज्म एक इशू अभी भी बना हुआ है कि कुछ देशों के लिए वही टेररिज्म वो गुड है, कुछ के लिए बैड जो है वो बैड है। तो ये जो गुड और बैड का टेररिज्म का जो चल रहा है अभी भी दुनिया में वहाँ वो है। इवन अगर यूएन में देखा जाए तो टेररिज्म शब्द का जो है वो अभी तक उन्होंने डेफिनेशन भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर किसी देश में एक जो है वो टेररिज्म है, वो टेररिस्ट है, तो दूसरे देश के लिए वो रेवोल्यूशनिस्ट है, वो क्रांतिकारी हो जाता है। तो अगर हम सर इस मुद्दे जैसे अभी आपने चर्चा किया था कि इजराइल भी ऐसा चाहता है, चूँकि इजराइल पर अटैक सर हमास करता है, और हमास के बारे में आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं अभी कह लें मिसकंसेप्शन है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। आज भी सर दुनिया में देखते कोई देश अगर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करता है तो एक न्यूज़ बनती है। तो ये सब गुड और बैड टेररिज्म में अभी दुनिया क्यों फंसी हुई है? देखिए, ये बात सही है कि दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि आज तक हम जो टेररिज्म है उसका डेफिनेशन आज तक हम लोग तय नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए। और ये जो बताते हैं
ये कॉन्सेप्ट के बारे में कि ए पर्सन कैन बी टेररिस्ट फॉर यू बट ही कैन बी फ्रीडम फाइटर फॉर अदर कंट्री। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये बेसिकली मिसकंसेप्शन उस समय का है, या ये मिसकंसेप्शन अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये बात उस समय सही था जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने हाफ ऑफ द प्लैनेट को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था। जैसे इंडिया में भी हमारे कई क्रांतिकारी है जिनको टेररिस्ट बोला जाता था। तो वो जो लड़ते थे वो कॉलोनिज्म के विरुद्ध लड़ते थे, उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ते थे। तो अब तो कॉलोनी का सिस्टम रहा ही नहीं। तो अब आप किसी को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कैसे कह सकते हैं? अगर कोई वायलेंट एक्टिविटी करता है, चाहे वो इंडिया में हमारे जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो, वो कहीं भी कोई भी टेररिज्म गुड टेररिज्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब कोई कॉलोनी का इरा नहीं है। अब कोई यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री कहीं कॉलोनी बना के नहीं बैठे हुए हैं, या चाइना या इंडिया या यूएस कहीं कोई कॉलोनी नहीं बना रहा। तो हाँ, कॉलोनी के अगेंस्ट जब लड़ाई था तो उसको बोला जाता था कि बैड टेररिज्म है। तो अब तो कोई कॉलोनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसीलिए टेररिज्म कहीं भी हो वो गुड टेररिज्म हो ही नहीं सकता, वो हमेशा बैड ही रहेगा। सर, अगर हम यूएस प्रेसिडेंट, चूँकि हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही है, अगर हम उसी पर देखें तो सर जो अमेरिका दूसरे देशों को कहता है कि जो चुनाव होना चाहिए बहुत फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इलेक्शन मशीनरी जो है वो बहुत, उनको कह लीजिए कि ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना चाहिए। हमने देखा सर जब 2020 में वहाँ पर इलेक्शन होता है और वहाँ के जो एग्जिस्टिंग उस समय प्रेसिडेंट थे जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एनी हुक और क्रुक किसी भी तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि हम प्रेसिडेंट बने ही रहें। इसके लिए देखें सर कि कैपिटल हिल्स में जो है वो वायलेंस भी हुआ, उसके बाद में फिर तमाम जो है कोर्ट में केसेस भी चले। आज भी अभी सर 10 दिन की या एक हफ्ते पहले की न्यूज़ ही है, तो उसमें देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे होते हैं, उस समय एक बुलेट फायर होता है। और ये सब जो सर एक नया जो वहाँ पर चल रहा है कि इलेक्शन में भी अब यूएस में भी इवन जो है वायलेंस की जो घटनाएं हो रही हैं। एक हम न्यूज़पेपर पढ़े थे सर, द न्यू यूरोपियन नाम था, तो उसमें लिखा था कि बुलेट हिट डोनाल्ड ट्रंप बट इट किल्ड जो बाइडन, क्योंकि उसके बाद में ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ क्रिएट मतलब स्टार्ट हुआ कि जो बाइडन को, जो कि गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस एज में भी, तो उन्होंने फिर फाइनली सोचा कि अब हमको गिव अप कर देना चाहिए। तो ये सर एक जो नया तरीका चल रहा है यूएस में कि पहले कभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अभी जो अगर हम सर बराक ओबामा को ही देखें तो जब उन्होंने उनका 2 टर्म पूरा हो गया उसके बाद में हार्डली वो 60 पे पहुंच पाए थे। आज हम देख रहे हैं सर कि लगातार 2 टर्म से जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो 70s वाले बन रहे हैं। तो एक तो ये प्रश्न मेरा ये है कि क्यों जो अमेरिका एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट दिया करता था पहले, आज वो ओल्डेस्ट की तरफ बढ़ रहा है कि 70s वाले आ रहे हैं। दूसरा, उनके इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं जो वायलेंस देखा जा रहा है अब वहाँ की यूथ में हो, इन्फ्लेशन को लेकर एक जो भी इशू हो सर, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स में जो एक डिग्रेडेशन है, जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में नैतिकता का लगातार पतन हो रहा है, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ लागू है। जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो इंडिया का पॉलिटिक्स हो, चाहे वो यूएस का पॉलिटिक्स हो। तो वो देखने को मिलता है कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूएस में इतने ओवर एज्ड लोग जो रिटायरमेंट होना चाहिए जिनका, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चलिए, अब तो बाइडेन हट गया, अब कमला हैरिस आ रही है। तो पॉलिटिक्स में जो डिसइंचेंटमेंट है यंग जनरेशन का, ये उसका नतीजा है कि कोई करना नहीं चाहता है, अच्छे लोग जाना नहीं चाहते हैं, यंग लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा एक और बड़ी कारण है कि चाहे पॉलिटिक्स इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इंडिया या यूएस के पॉलिटिक्स में। तो ये एक भी कारण और भी है कि पैसा का बोलबाला ज़्यादा होने से यंग जनरेशन नहीं आ पा रहा है। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कमला हैरिस अब लीड करेगी डेमोक्रेटिक पार्टी को, और जैसा कि नॉमिनेशन है अगस्त में, और अगर वो नॉमिनेशन में उसको सिलेक्शन हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी यंगर प्रेसिडेंट इन यूएस। सर, एक समय था जब हम लोग देखते थे कि यूएस का जो अपना है पैसिफिक ओशन के आसपास का जो एरिया था, वो उसको अपना एक मतलब कह लीजिए कि एक
कॉलोनी ऐसा मानता था, एक ऐसा कोई टापू मानता था कि जहाँ पर किसी बड़ी से बड़ी शक्तियों का जो है वो पहुँच हो ही नहीं सकता। लेकिन सर धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित हुआ, आज हम देखते हैं कि चाहे चाइना हो या रसिया हो, क्यूबा से लेकर सर, और एक यूएस को भी घेरने का जो एक चल रहा है, सर्कल चल रहा है, उसमें सर जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसके सामने सर क्या चुनौती होगी? क्योंकि उसके सामने उसको ये भी देखना है सर कि यूएस को देखना है, कनाडा को भी देखना है, मैक्सिको को भी देखना है, और जो एक अपना वो पहले से एक एरा बना रखे थे, एक सर्कल बना रखे थे, उस सर्कल को उनको मेंटेन करना, वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी रहे हमेशा के लिए, ये नए प्रेसिडेंट के लिए कितना बड़ी चुनौती होगी? ये तो हमेशा से चुनौती रहा है यूएस के लिए, और नए प्रेसिडेंट के लिए जैसा तुमने बताया वो डेफिनेटली बड़ी चुनौती है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगा कि चाइना को कैसे टैकल किया जाए, चाहे वो डेमोक्रेट आए चाहे वो रिपब्लिकन आए। रिपब्लिकन में अगर ट्रम्प आते हैं तो उसमें बेसिकली ये है कि ट्रम्प जो है वो हमेशा चाइना के ऊपर बहुत हार्ड रहते हैं, चाहे वो चाइना का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो उसमें ट्रम्प बहुत वोकल होकर बोलते हैं, चाहे वो चाइना का वायलेशन हो आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, चाहे वो चाइना का इंक्रोचमेंट हो साउथ चाइना सी में, और जैसा कि तुमने भी डिस्कस किया कि इंडियन पैसिफिक ओशियन में भी लगातार चाइना का दखल बढ़ रहा है। तो ट्रम्प कहीं ना कहीं ज़्यादा कारेगार होंगे और बहुत सख्त होंगे अगर चाइना को डील करना है तो, उस हिसाब से। सर अगर हम एक और मुद्दे को देखें तो हमने ये भी देखा है कि वर्तमान जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक प्रॉक्सी वार का जो पहले कभी मतलब उतना हम लोग नहीं देखते थे, आज प्रॉक्सी वार का जो है एक एरा चल रहा है। इस प्रॉक्सी वार में हम देखते हैं कि चाइना जो उसको पता है कि उसका जो मेन एनिमी है वो यूएस ही है, बट वो सामने से जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ना आकर वो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को हमको लग रहा है कि वो जो है उनको मतलब कहता है कि चुनौती देता है, नॉर्थ कोरिया को एक वो ढाल बनाता है यूएस के अगेंस्ट कि अगर ऐसा कुछ होगा तो नॉर्थ कोरिया। तो सर नॉर्थ कोरिया का ये लगातार मिलिटराइज होना, लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो जो है टेस्ट करना और एक जखीरा तैयार करते जाना लगातार, उस पर इवन से लेकर सर जो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सर कोई कह लीजिए कि प्रभावी कदम न उठा पाना, ये दुनिया के लिए और इंटरेस्टिंगली जो है यूएस के लिए यह सर कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया है, अब इसकी पूरी तरीके से पुष्टि अभी तक तो हुई नहीं है। और न्यूक्लियर वेपन अगर नॉर्थ कोरिया के पास आया है तो किसने दिया, कौन दिया, क्यों दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो थ्रेट हो सकता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो पूरी तरीके से सैटेलाइट स्टेट है चाइना का, उसका कोई अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। जो चाइना चाहेगा वैसा नॉर्थ कोरिया बिहेव करता है, और बेसिकली वो चाइना से बाहर नहीं है। तो जैसा तुमने बताया कि बहुत सारे कन्फ्रंटेशन में नॉर्थ कोरिया को आगे किया जाता है, अब वो कन्फ्रंटेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है साउथ कोरिया के साथ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी प्रेसिडेंट यूएस का है उसका एक बड़ा एजेंडा तो ये रहेगा कि चाइना को हम कैसे टैकल करें और किस तरीके से हैंडल करें। तो सर अगर हम अपने चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कहीं भी इलेक्शन होता है तो जो अलग अलग जो दुनिया के पावर हैं, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उनके फोकस में अब इंडिया भी बहुत अच्छे से अपनी छाप छोड़ रहा है। हम अभी देख ही रहे हैं वहाँ के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इंडिया की भूमिका हो, इंडियन डायस्पोरा जो कि इस समय दुनिया में बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर बनता जा रहा है। तो हम अगर देखें तो इस वाले जो इलेक्शन है यूएस प्रेसिडेंशियल का, उसमें इंडियन डायस्पोरा का सर आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, वैसे तो जो इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है उसका पॉपुलेशन 1 से 1.5% ही है, लेकिन कई स्टेट में जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, कई स्टेट में उनका वोट जो है वो बहुत डिसाइसिव होता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो उनका महत्व अभी बढ़ा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी,
तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस इलेक्शन में। और कहीं ना कहीं जो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो इंडियन डायस्पोरा का जो पहला जो पसंद होता है वो हमेशा डेमोक्रेट ही होता है, बिकॉज ऑफ देयर लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी। तो उस हिसाब से जूइश कम्युनिटी के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अगर कोई माना जाता है तो वो इंडियन ओरिजिन और हिंदू कम्युनिटी माना जाता है यूएस में। सर हम देख रहे हैं कि अब वाइट हाउस में, जहां पहले जो अपना, चूँकि वो एक क्रिश्चियन देश भी है डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दिवाली भी बहुत भव्य मनाई जा रही है। ऐसे सर लगता ही नहीं कि वो अमेरिका में दिवाली मनाई जा रहा हो। अगर वाइट हाउस में अगर दिवाली मनाई जाए तो सर एक सरप्राइज़ होता है। तो हम इसको अगर सर दूसरे एंगल से सोचें कि जैसे अभी समय, वर्तमान समय में तो कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ की, और अब रनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। उधर रिपब्लिकन पार्टी में अगर देखें तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं जेडी वेंस, ऑलरेडी उनकी वाइफ को कहा जा रहा है वो इंडियन ओरिजिन है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है, वहाँ के ही प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वहाँ भी हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट, उसका जुड़ाव जो है इंडियन से ही है, इंडियन ओरिजिन ही है। अगर मान लीजिए होपफुल है कि कमला हैरिस अगर बनती है प्रेसिडेंट तो पूर्णतः वो इंडियन ओरिजिन ही है। तो अभी हमने सर देखा ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन के थे। अभी हम देखें सर सूरीनाम में तो चंद्रिका प्रसाद करके थे, वो भी इंडियन ओरिजिन से थे। अभी सर फिजी में हम देखें, मॉरिशस में देखें, तो एक ओवरऑल सर हम देखें तो इंडिया के जो लोग गए थे पहले, वहाँ गए मेहनत से अपने रचे बसे, उसके बाद में आज एक जो वहाँ पर शक्ति उन्होंने ग्रैब किया है। तो क्यों सर डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, वो क्यों सर इंडियन वर्जिन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अगर हम इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? क्योंकि जैसे अभी आपने सर बताया कि यहूदी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है वहाँ पर, लेकिन सर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली वो इतना दिखती नहीं है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडियन ही दिखते हैं। अभी कनाडा में ही देख लें तो सर ये क्या ऐसा कारण है कि वहाँ की जो पहली पसंद है वो पॉलिटिक्स में इंडियन ओरिजिन के लोग हैं? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और जिस कंट्री में भी रहते हैं दे आर कॉल्ड लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। उसके लॉ को फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, एडॉप्टिव होते हैं। बहुत मामले में उनका नेचर हमेशा से किसी भी विपरीत परिस्थिति में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी इंडियंस हमारे गए हैं फॉरेन कंट्री में, कई बड़े बड़े नाम हैं। यूएस में अगर आप एग्जांपल ले तो चाहे वो सुंदर पिचई हो, सत्या नडेला हो, इंदिरा नूई हो, उन्होंने भारत का भी नाम रोशन किया है और अपना एक पहचान बनाया है। और ख़ासकर जैसा तुमने चर्चा किया कि ये जो पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें भी उनका काफ़ी नाम हो रहा है और अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी बनाना ये बहुत टफ बात है, क्योंकि आज भी यूएस और यूके में एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है वाइट सुपरमेसी का। वाइट लोगों के बीच में यूके में अगर ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है अभी वो हार गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है यूएस में वाइट सुपरमेसी का, अगर इसके बीच में अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो इट विल बी हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर एनी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन सब चीज़ों को, इन सारी बाधाओं को पार करके अगर कोई कमला हैरिस बनता है या ऋषि सुनक बनता है या सुंदर पिचाई या सत्या नडेला, इससे बड़ी अचीवमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकती है, और हर एक भारतीय को उन पर गर्व होता है। सर हम अपने अब चर्चा का विषय लाते हैं इंडियन ओशन पर। और अगर जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडिया की जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका इंडियन ओशन में है, और दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज भी कर रही है कि इंडियन ओशन में इंडिया एक सुपर पावर है। इंडियन ओशन में इंडिया को सर विश्वास में लेने के लिए अमेरिका पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयासरत है, और इसी सिलसिले में जो है क्वाड का गठन हुआ था कि हम क्वाड बनाएंगे जिसमें इंडिया होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगी, यूएस होगा, और इसके साथ में हम क्वाड के रूप में जो है चाइना को जो है उसकी बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियों को, उसका जो अग्रेसिव इकोनॉमिक पावर है, जो पॉलिसीज़ है, उनको हम कर्व करेंगे। सर यूएस में इलेक्शन हो रहा है, भारत में भी चर्चा
बहुत ज़ोरों से है। अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सर अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, यूएस के साथ में इंडिया सरप्लस में अपना है। हम चाइना में देखें तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। तो एक तो ट्रेड सरप्लस की बात करें हम, दूसरा जो अब इस समय हमारे इंडिया और यूएस में मिलिट्री जो रिलेशन बढ़ रहा है, लगातार दोनों सेनाओं की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, चाहे वो इंडियन ओशन में हो चाहे पैसिफिक ओशन में हो। तीसरा सर हम देखें, एक जो हमारे उनके बीच में एक नेचुरल बॉन्डिंग हो रही है, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, वो बहुत मैटर करता है। इन सब चीज़ों की वजह से सर हम देखें तो यूएस का जुड़ाव इंडिया से लगातार बढ़ रहा है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सर तो अमेरिका में मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी का जो है कैंडिडेट जीतता है या फिर डेमोक्रेटिक का, कौन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सर सबसे अच्छा होगा? देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री हो चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए कि एक समय था कि लोग बोलते थे यूएस एक्सेप्शनलिज्म। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट दिस इज एन एरा ऑफ इंडियन एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कोई भी हो यूएस में, चाहे वो डेमोक्रेट से हो चाहे रिपब्लिकन से हो, इंडिया के साथ संबंध में बढ़ोतरी होगी, किसी भी तरह का उसके संबंध में किसी भी तरह का गिरावट नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिससे बड़े बड़े कंट्री चाहते हैं संबंध बना के रखने के लिए। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि हमारी इकॉनमी बहुत लिबरल है। आप देखेंगे तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट उठाया है तो वो चाइना है। उसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया। उसको पूरे वर्ल्ड में ओपन मार्केट दिखता है कि हमको ओपन मार्केट चाहिए क्योंकि हम अपना गुड्स को सप्लाई कर सकें। लेकिन जब बात होती है चाइना की अपनी डोमेस्टिक मार्केट के बारे में तो वो उसको क्लोज करके रखता है। तो दिस इज द डबल स्टैंडर्ड विच हैज़ बीन फॉलोड बाई चाइना फॉर ए लॉन्ग टाइम। इंडिया के साथ वो बात नहीं है। इंडिया अगर ओपन मार्केट का फेवर करता है तो इंडिया फॉलो भी करता है। आज हमारा जो है मार्केट जो है इंडियन मार्केट है वो पूरी तरीके से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती है। किसी तरह का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया। तो या तो ट्रम्प हो या फिर कमला हैरिस हो, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट बने, इंडिया के साथ संबंध तो हमेशा अच्छा रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ज़्यादा अच्छा रहेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। वैसे तो हम मानते हैं कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। कम से कम यूक्रेन का वॉर रुक सकता है, इजराइल गाज़ा में भी कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट जल्दी हो सकता है। और अगर फिर से डेमोक्रेट आ जाए, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट, तो उससे इंडिया का संबंध में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अगर सर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि अमेरिका एक तरफ चाहता है कि भारत उसका स्ट्रॉन्ग एलाई बने, वो तमाम प्रकार से हमको प्रेफरेंस भी देते हैं। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें सर, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो, चाहे फिर वो चाहते हैं कि हमारे संबंध रूस से भी उतने अच्छे न रहें। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रूस जाते हैं तो वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं और वहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट में हैं तो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चूँकि अभी यूक्रेन और रशिया जो वार चल रहा है वो ऑनगोइंग है, उसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो एटलीस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रशिया विजिट नहीं करना चाहिए। हम फिर न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी हैं, हो सकता है मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि वो अगस्त महीने के लास्ट में यूक्रेन भी विजिट करें। तो इंडिया की तो जो फॉरेन पॉलिसी वो कहीं ना कहीं क्लियर है। अन्य देश नहीं देख पाते हैं वो अलग बात है कि हमारा किसी के साथ ना दुश्मनी है और ना हमारे साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्रेंडशिप है। हाँ, जहाँ पर इंडिया के हित सधेंगे वहाँ पर इंडिया अपना पक्ष रखेगा। तो एक तरफ सर यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर तो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को लेकर हो, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पर वो इंडियन जो पॉलिसीज है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ हमेशा खड़ा रहे, तो
दोनों देश चूँकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको इंडिया के इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस करना, ये अब कितना मतलब जो है दोनों देशों के जो संबंध हैं उन पे कितना प्रभाव डालते हैं ये? देखिए, यूएस का एक शुरू से एक पुरानी आदत रही है दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ओपन मार्केट। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो फॉरेन कंट्री को जो लेक्चर देना है वो यूएस की पुरानी आदत है। वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ये जो आइडियलिज्म है उसको भी अगर हम एक्सट्रीम में फॉलो करते हैं तो वो भी नुकसान देता है। तो वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कई मुद्दे में कि यहाँ टॉलरेंस नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस कम है, और इस सरकार में आने के बाद देयर आर सेवरल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। तो ये सब यूएस का आरोप लगता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो यूएस का है कि हर एक देश की एक अपनी परिस्थिति है, उसकी अपनी कंडीशन है, उस हिसाब से उसका एक अपना गवर्निंग सिस्टम है। और यूएस जब इंडिया को क्रिटिसाइज करता है तो ये भूल जाता है कि उनके देश में कितने प्रॉब्लम्स हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल, जब एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ट्रम्प, उसके ऊपर जब असैसिनेशन का अटेम्प्ट हो चुका, तो इससे पता चलता है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ का प्रेसिडेंट कितने समय से चाहते हैं कि गन कंट्रोल एक्ट लाए, गन का जो लाइसेंस है उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाए। तो आप देखें कि जो है सो कोई भी प्रेसिडेंट तो इस पे काम नहीं कर पा रहा है। एक स्कूल का बच्चा गन लेके ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हर एक 2-3 दिन में एक जगह वायलेंस होता है, और कभी 10 बच्चे मर गए, कभी 20 बच्चे मर गए, कभी कितने लोग मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ गन कंट्रोल एक्ट। तो यूएस में भी कितनी समस्या है, लेकिन वो लोग अपनी समस्या नहीं देखते, उन्हें दूसरे की समस्या दिखती है। अगर सर हम देखें यूएस पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट में रही है, विशेषकर ईरान को लेकर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि बहुत चुनौतीपूर्ण रही उनके लिए, और बहुत शक की नज़र से दुनिया में देखा जाता रहा है। जैसे ईरान में देखा जाए, लगातार जो उनका क्रूड ऑयल है, जो उनका एक ट्रेड है, वो दुनिया के अलग देशों से कट कर दिया गया है। इवन वो इंडिया पे प्रेशराइज करते हैं इंडिया को कि वहाँ से जो है वो ट्रेड ना करें क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का जो भी है। और इस समय जो करंट समय में ईरान में जो राजनीति चल रही है एक रेडिकलाइजेशन की तरफ, और स्पेशली जब से 1979 में वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद में अमेरिका जो ईरान है, वो ईरान एक अलग तरफ मूव कर रहा है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं वो जैसे सऊदी अरबिया का है, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गई, तो वो वहीं उस तरफ जो है शिफ्टिंग चाहता है। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान का एक जो नया गठजोड़ बनता जा रहा है वो चाइना और रशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो नया जो प्रेसिडेंट आएगा, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में इस समय इनस्टेबिलिटी चल रही है, चाहे हुतीज़ को लेकर हो, हुतीज़ जिस प्रकार से ट्रेड रूट्स जो है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं मिसाइल से। अभी सर न्यूज़ में भी कही रहा है कि जो ट्रेड शिप रही हैं उन पर जो है उन्होंने मिसाइलें जो अटैक किया है। या फिर देखा जाए सर तो जो इंडियन ओशन के आसपास जो ये पायरेसी बढ़ रही है, और उसका भी एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जो यूएस है वो लगातार इस एरिया को मिलिटराइज कर रहा है, लगातार जो है सऊदी अरब को लेकर हो या फिर इजराइल को लेकर हो। तो जो नया राष्ट्रपति आएगा सर, चूँकि हम एक जो है होलिस्टिक व्यू में देखना चाह रहे हैं इशू को, तो आप सर ये जो मिडिल ईस्ट का, स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी चल रही, चाहे सीरिया का देखिए सर, 2014 से ही जब से बशर अल असद बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, तो ये कमोबेश सर जो ये कह लीजिए कि यहाँ की जो टुकड़ी है, जो यहाँ का ये गुत्थी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सर। नया प्रेसिडेंट, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मिडिल ईस्ट देखिए हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या तो रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स के आने से ये और समस्या बढ़ जाती है। अब देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझना होगा। यूएस का जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर बाइनरी में चलता है। बाइनरी में क्या है कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, दूसरा इधर यू आर माई फ्रेंड और एनिमी। तो ये जो बाइनरी है यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और ख़ासकर जो यूएस का जो पॉलिटिक्स है,
ये कहीं ना कहीं इस बाइनरी से निकलना पड़ेगा। इस बाइनरी में क्या होता है कि वो लोग आइडलिज्म में इतने ज़्यादा बह जाते हैं भावनाओं में कि वो ईरान को पूरी तरीके से दुश्मनी मानते हैं अपने आप को, वो रसिया को पूरी तरीके से दुश्मनी मानते हैं। तो मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसके सपोर्ट से ही कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो चलते हैं, जिसको कई लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चाहे वो हमास हो, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान कर रहा है। हिजबुल्लाह कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान कर रहा है। हुतीस कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान कर रहा है। फिलिस्तीन का भी सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कंट्री कहाँ है जिसका इंपॉर्टेंस है और उसका उस इंपॉर्टेंस को बना के रखना है। आप उसके इंपॉर्टेंस को चैलेंज करेंगे तो वो डिस्टर्ब करेगा। सिमिलरली रसिया में हो रहा, आप नाटो को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दे रहे हैं कि रसिया को लग रहा है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो फिर उसको मजबूरी में यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा। हालांकि रसियन अटैक को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रसिया के पास इन लोगों ने कोई भी ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो जो भी प्रेसिडेंट बने हैं, स्पेशली उसको ईरान का और रसिया का जो लेजिटिमेट कंसर्न है वो उनको समझना पड़ेगा। और जब तक ये समझेंगे नहीं तो ये जो बाइनरी में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता है, यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी और यू आर माई फ्रेंड और इनेमी, ये छोड़ना पड़ेगा। सर, वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा इशू बन गया है। लोग सर टेररिस्ट की बात करते हैं और भी तमाम प्रकार के रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर सर देखें कि सबसे ज़्यादा जो मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है सर, वो देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अभी भी दुनिया में जिस प्रकार से बहस होनी चाहिए, जिस प्रकार से काम होना चाहिए सर, जिस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है होना चाहिए, हम देखते हैं उसका भी अभाव है अभी। अगर हम बात सर इस क्लाइमेट चेंज पर देखें तो इसमें भी सर बहुत बड़ा डिवाइड देखा जाता है नॉर्थ और साउथ के बीच में, कि जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं उनको प्राय जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये ऐसा माना जाता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का उनको बेनिफिट मिल चुका है। अब सर उससे वो मूव कर रहे हैं। जो साउथ कंट्रीज़ हैं जो कभी किसी दूसरे देश की कॉलोनी रही हैं, वो आज उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने यहाँ फिर से रिवैम्प करके वो उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। इसके लिए भी सर चीज़ें देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम जो साउथ ब्लॉक के हैं, जो कभी किसी देश के कॉलोनी रहे हैं, उनके यहाँ अभी भी बेसिक अगर नीड्स देखा जाए तो वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, और उस बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको कहीं ना कहीं सस्ते चीज़ें चाहिए, इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। उसमें सर होता क्या है कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, विशेषकर सोलर एनर्जी या मतलब इसको देख लें बायो एनर्जी, तो उस पर वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए उनको एक ह्यूज लेवल में उनको कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि अभी भी उनके पास लैक है। जब बात सर यूएस प्रेसिडेंट की हो ही रही है तो वहाँ पर भी एक चर्चा का विषय है कि क्लाइमेट बहुत बड़ा इशू है और इस पर दुनिया को एक होना चाहिए। सर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उस समय क्लाइमेट चेंज को लेकर उनकी सर वो पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी और चीज़ों पर वो एक्टिव रहते थे, अग्रेसिव रहते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के इशू पर उन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था यूएस को। और इंडिया देख ही रहे सर कि कितना तेज़ी से क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत मतलब अवेयर कंट्री है। और अगर हम अभी देखें रैंकिंग को तो 7th रैंक इंडिया की आई थी बेस्ट परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो जो नया राष्ट्रपति आएगा सर, विशेषकर दोनों पार्टियों में, तो उसका सर क्लाइमेट चेंज को लेकर सर आप क्या जो है अपना विचार रखते हैं कि उसका क्या कह लीजिए कि नीतियाँ होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर? तो बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज है ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बर्निंग टॉपिक है, और इसका समाधान पूरे वर्ल्ड लीडर को बैठ के तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम कोरिलेट करते हैं यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ, तो अगर आप ट्रंप से पूछिए जो रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं, तो वो उनका कहना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो कंसर्न है, दिस इज़ द कंसर्न ऑफ एलिट पीपल। उसको लगता ही नहीं क्लाइमेट चेंज को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो बहुत सारे जो मल्टीलेटरल जो ट्रीटी है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एरा में उसने कई जैसे WTO से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से विड्रॉ कर लेना। तो इस मामले में जो डेमोक्रेट के लीडर हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और कंसर्न हैं,
वो भी अब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन जो किया गया है वो डेवलप्ड कंट्री के थ्रू किया गया है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फंडिंग करे, जो कि हमेशा बात होता है कि $100 मिलियन उनको मिलना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो फंडिंग $100 मिलियन। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए, चाहे वो सोलर पैनल से लेके जितने भी हैं, वो सब मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके प्रति डेमोक्रेट के जो लीडर्स हैं वो सेंसिटिव हैं, लेकिन रिपब्लिकन के लीडर जैसे ट्रम्प को ये लगता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नॉट फॉर अस, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एलिट क्लास, आम आदमी का मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत इनसेंसिटिव बातें हैं जो कि ट्रम्प करते हैं। लेकिन सर, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रम्प जो है इस मुद्दे पर बहुत इनसेंसिटिव हैं, सर अगर उनके एक छोटे से ऐसे निर्णय से जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे सर मालदीव को देखें, सेशल्स को देखें, मेडागास्कर को देखें, ऐसे और अटलांटिक ओशन में देखें, पैसिफिक ओशन में देखें, तो ऐसे हज़ारों द्वीप ऐसे हैं जो छोटे छोटे टापू पर अपना जो है एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, चाहे फिजी हो, पापुआ न्यू गिनी हो। और अभी तो हमने सर न्यूज़ में ही पढ़ा कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी जकार्ता, जो उनकी कैपिटल है, उसको वो अपना वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिनकाया की तरफ। तो अगर सर अमेरिका जैसा जो देश है उसका अगर हेड ऑफ स्टेट क्लाइमेट चेंज को लेकर सर इनसेंसिटिव है, तो सर इन छोटे छोटे जो देश हैं जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, सर इनका भविष्य क्या होगा? ये बात आपने बहुत सही उठाया कि ऐसा बोला जा रहा है कि जितने कंट्री हैं जो खासकर जो समुद्र के बगल में जो सिचुएटेड हैं, वो ऑलमोस्ट 40-50 साल 60 साल में उनको ये भविष्यवाणी किया गया कि वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए कि वो जो बोलते हैं, उनका एजेंडा भी है इलेक्शन में कि हम जो है सो मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर के बीच में वॉल बनाएंगे ताकि इलीगल माइग्रेशन नहीं हो। लेकिन उनको कौन समझाएं कि क्या आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यूएस में वॉल बना सकते हैं? क्या कोई कंट्री स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए वॉल बना सकती है? क्या कोई कंट्री कोविड को रोकने के लिए वॉल बना सकती है? क्या वॉल बनाने से समस्या का समाधान है इस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में? तो ट्रंप इस मामले में बहुत ही मैच्योर हैं और उनको समझ नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, इसलिए वो क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेते। अगर सर हम यूएस के अंदर जो है यूएस पॉलिटिक्स की बात करें, तो पहले सर हम देखते थे कि छोटे छोटे जो देश हैं, विशेषकर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाता था सर कि इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसे जो या जॉबलेस ग्रोथ हो, तो ऐसे जो इश्यूज होते थे वो प्रायः डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखा जाता था इलेक्शन के समय में। विशेषकर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 इलेक्शन से यूएस में भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनता जा रहा है कि वहाँ के जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। उनका भी ये ब्लेम है क्योंकि जो रिफ्यूजीज़, जो अभी आपने चर्चा ही किया, जो रिफ्यूजीज़ हैं वो आते हैं इलीगल तरीके से आते हैं और वहाँ पर जो है जॉब्स को वो जो है उनके कब्जा कर ले रहे हैं, उसको खींच ले रहे हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं तो यूएस पॉलिटिक्स में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसका भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सर जो वर्तमान इलेक्शन वहाँ पर जारी है, इसमें सर आप इसका कितना प्रभाव मानते हैं कि जो मतलब इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इसका सर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है और जैसा कि तुम बता रहे थे कि पहले ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का मुद्दा होता था, अब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी मुद्दा हो। आप देखेंगे जिस तरीके से राइट विंग की सरकारें आ रही हैं और जिस तरीके से लोग उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, चाहे फ्रांस में अभी जो इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से यूएस में भी जिस तरह से ट्रम्प को लोग लाइक करते हैं। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अब ये कोई मुद्दा सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है, ये डेवलप कंट्री के लिए है। वो इसलिए कि जब देश के 90% रिसोर्सेज पे, देश के 90% इनकम पे और पैसा पे सिर्फ 10% लोग राज करते हैं, तो ये समस्या तो हो गई। द प्रॉब्लम बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड द प्रॉब्लम्स बिटवीन रिच एंड पुअर।
और देश के जो 10% मात्र जो रिसोर्सेस हो उसमें 90% लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये यूएस के लिए भी उतना ही सही है और इंडिया के लिए भी उतना ही सही है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ये समस्या है। सरकार को ये ऐसा नहीं करना है कि अमीर लोगों को हटा देना है या फिर जो रिच है उनको पूरी तरीके से गरीब बना देना है, लेकिन ये जो असमानता है, ये जो डिफरेंसेस है, उसको कितना कम किया जा सके, कैसे कम किया जा सके, इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना है, यूएस गवर्नमेंट भी सोचना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन दोनों में इशू है। तो यही मेजर समस्या है कि देश के जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, पैसा है, इनकम है, और वो 90% रिसोर्सेस में 10% लोगों का कब्जा है, और ये जो 90% जो आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो मात्र 10% रिसोर्सेस में जिंदा रहता है। तो यही असमानता को दूर करने की ज़रूरत है, चाहे वो यूएस हो या इंडिया। सर, जो ये करंट एरा चल रहा है उसको कहते हैं कि ये मशीन एरा है। इसमें टेक्नोलॉजी का जितना अधिक से अधिक जो यूज हो पा रहा है वो कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पर करते जा रहे हैं। इस समय में सर जैसे रोबोट का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, मशीन लर्निंग का हो, सर एक तरफ तो उसको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उसकी एक आवश्यकता बन चुकी है आज के समय में। और दूसरा सर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो कि 8 बिलियन के आसपास, जो 800 बिलियन के आसपास हो चुकी है। सर ये मशीन और ह्यूमन, इसके बीच में सर एक बैलेंस किस प्रकार से बन सकता है? देखिए, मशीन और ह्यूमन में ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी आपसी लड़ाई है। ये ऐसा कोई सिनेरियो हमें तो नहीं लगता है कि इसकी आपस में लड़ाई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को हर एक काम को आसान करने में सहयोग करती है। खासकर अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बहुत बड़ा एक लोगों में एक भय है कि इसके आने से बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और करंट सिचुएशन में ऐसा दिख भी रहा है कि कुछ आईआईटीएन बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला। 60% ही ऑलमोस्ट बच्चों का प्लेसमेंट हो पाया आईआईटी में। कुछ ऐसे आईएम हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये भी एक बेरोज़गारी का मुद्दा है और लोगों को मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है। तो ठीक ऐसा ही हुआ था जब कंप्यूटर आया था शुरू में, तो लोगों को लगा था कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी और इससे जो है सो डिस्टर्बेंस होगा समाज में बेरोज़गारी बढ़ने के चलते। लेकिन देखिए, उसी कंप्यूटर ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज हमारे बेंगलोर को वर्ल्ड वाइड एक नाम दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी ऐसा तत्काल में लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही होगा। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ह्यूमन और मशीन में कोई लड़ाई है। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, वो हमेशा ह्यूमन माइंड के नीचे ही काम करेगा। सर, जो कि हम अपने चर्चा के अंतिम समय में चल रहे हैं और अभी हमारी चर्चा जो है समापन की तरफ है, तो हम कुछ सर छोटे छोटे प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। और उसमें सबसे पहला है सर कि अगर हम यूएस पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर बात करें, तो यूएस पॉलिटिक्स के हिसाब से सर आपके अनुसार कौन बेस्ट होगा, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक? अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, तो मेरे हिसाब से ट्रंप अभी बेटर रहेंगे। अगर सर हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इंडिया के इंटरेस्ट में, तो कौन सा बेस्ट होगा? इंडिया के इंटरेस्ट में भी हमें लगता है कि ट्रंप ज़्यादा अच्छा रहेंगे। हालांकि काफ़ी इंडियंस लोगों का ऐसा मानना होगा कि हमारी इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस ही बने प्रेसिडेंट, लेकिन यूएस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक तो वाइट सुपरमेसी का हम लोगों ने चर्चा किया, दूसरा उसमें मैन सुपरमेसी का भी एक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि यूएस के 250 साल के इतिहास में उनको एक महिला भी योग्य नहीं मिली जो कि प्रेसिडेंट हो सके यूएस। तो अगर कमला हैरिस बनती है तो शी विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन एशियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन प्रेसिडेंट। ऐसे बहुत सारे कई हिस्ट्री जो है
वो बनाएंगी। तो ये एक मुद्दा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बोलिएगा तो जिस तरह से रसिया, यूक्रेन, इजराइल, गाज़ा में जो इनस्टेबिलिटी है उसको रोकने के लिए ट्रंप ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं, और कमला हैरिस कहीं ना कहीं इस मामले में लैग करेंगे। सर, चूँकि अब हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप आए सर हमारे इस आज के चर्चा में, और बहुत विस्तार पूर्वक जो है आपने अपने विचार रखे। हम सर ऑडियंस की तरफ से आपका सर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और आपने सर जिस प्रकार से एक न्यू इंसाइट दिया है हमारे व्यूवर्स को और सर हमको भी, तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, ये आज की रही चर्चा जिसमें हमने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और उसका जो इम्पैक्ट होगा ग्लोबल लेवल पर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पीस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, इस पर हमने विस्तार से चर्चा आज के हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर संजय सर से किया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो मेरा नया इनिशिएटिव है, न्यू दिल्ली डायलॉग का जो नया इनिशिएटिव चलता है, हर हफ्ते हम लोग एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, इसमें आपको ये जो हमारा इनिशिएटिव है पसंद आ रहा होगा। तो साथियों, इस इनिशिएटिव को आप भरपूर सहयोग करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारे जो ये प्रोग्राम है इससे आप हमेशा कनेक्ट रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।